अंकुर अक्सर श्वेता से मिलने कोठे पर आता था। हर दूसरे दिन अंकुर कोठे पर जाता जहां उसे श्वेता से प्यार हो गया और श्वेता भी उसे अपना दिल दे बैठी। एक रोज, श्वेता, चलो मैं तुम्हें इस नरक से दूर बाहरी दुनिया में ले चलता हूँ। हम दोनों शादी करके अपनी गृहस्थी बसाएंगे और इज्जत की जिंदगी जिएंगे। वहां तुम्हें मान सम्मान और इज्जत भरी जिंदगी मिलेगी, साथ ही इज्जत का काम कर सकोगी। यूं रोज रोज तुम्हें अपना जिस्म नहीं बेचना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें और इस कीचड़ में नहीं रहने दे सकता। नहीं अंकुर, वैश्याओं को कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, इसलिए छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और चले जाओ यहाँ से। इसका मतलब तुम्हें बिल्कुल भी अपने अंकुर पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, फिर अभी इस चाकू से मैं अपनी कलाई काट लेता हूँ, फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। श्वेता ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और उसके सीने से लगते हुए बोली, अपनी सांसों से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ तुम पर, लेकिन समाज से मुझे डर लगता है। क्या ये समाज मुझे आम लड़कियों जैसी जिंदगी जीने देगा? मैं एक बार इस नरक से निकल गई तो यहाँ के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे लिए बंद हो जाएंगे। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे पाओगे? क्या लोगों से कह पाओगे कि एक वैश्या तुम्हारी पत्नी है? उफ डार्लिंग, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ, कुछ दिन भले ही हमें तंगी में काटने होंगे क्योंकि मेरे परिवार वाले हमें इतनी जल्दी अपनाएंगे नहीं, इसलिए तुम अपने साथ कुछ पैसे, गहने और जो भी कीमती सामान हो वो रख लेना। मैं रात को 2 बजे पीछे वाली खिड़की की तरफ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकुर ने श्वेता को अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। बचपन से जवानी तक प्यार के लिए भटकने वाली श्वेता को जब सच्चा प्यार मिला तो वो उसे पाने के लिए छटपटाने लगी और उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी, और ये सपना उसे हकीकत की दुनिया में ले जाने के लिए काफी था। उसने ये बात अपनी सहेली मंजू को बताई। देख श्वेता, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, तू एक बार और सोच ले। इन लड़के जात पर भरोसा करना सही नहीं है। ये अपने मजे के लिए कोठे पर आ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ की लड़की को अपने घर की इज्जत नहीं बना सकते। तू गलत समझ रही है मंजू, हर लड़का ऐसा नहीं होता। तो देखना मैं उसके साथ कितना खुश रहूंगी। रात को अंकुर उसका इंतजार कर रहा था। श्वेता ने अपना सारा कीमती सामान एक बैग में रखा और खिड़की से नीचे पहले अपना बैग फेंका और फिर रस्सी के सहारे नीचे उतर आई। रात में सभी पहरेदार सो रहे थे, इसलिए किसी की भी उस पर नजर नहीं गई। श्वेता आज बहुत खुश थी। आज वो आजाद थी। अंकुर उसे लेकर रेलवे स्टेशन की ओर गया। कुछ देर बाद वो ट्रेन में बैठे। हम कहाँ जा रहे हैं अंकुर? हम लोग माधवपुर जा रहे हैं, वहाँ मेरा दोस्त रहता है, उसने सब इंतजाम कर लिया है। थोड़ी देर में ट्रेन चलने लगी। फिर बीच रास्ते में जब श्वेता को भूख लगी तो अंकुर ने उसे समोसे लाकर खाने को दिए। उनको खाते ही श्वेता की आंखें भारी होने लगी। अंकुर, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, तो मेरे इस बैग का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद अगला स्टेशन आ गया। अंकुर ने चुपचाप वो बैग उठाया और वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद सुबह के 9 बज गए। टीटी वहाँ आया और उसने श्वेता को उठाया। ए लड़की, उठो, सभी स्टेशन खत्म हो गए। कहाँ जाना है तुम्हें और तुम्हारी टिकट कहाँ है? मेरी टिकट? अंकुर, वो कहाँ है? उसने हर तरफ देखा, ना उसे कहीं अंकुर दिखा और ना ही अपना बैग। अंकुर कहाँ गए? और मेरा वो बैग कहाँ है? उन्हीं के पास मेरी टिकट थी। डिब्बा पिछले 1 घंटे से खाली हो गया है, लगता है घर से भाग कर आई हो और वो तुम्हें चकमा दे गया। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? माधवपुर। हाँ, यही नाम बताया था उसने। पागल लड़की, इस नाम की यहाँ कोई जगह नहीं है। वो तुम्हें टोपी पहना गया। अब टिकट तो छोड़ो, लेकिन जल्दी से यहाँ से उतर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, समझी? चलो जाओ यहाँ से। श्वेता ट्रेन से उतर गई। उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके सारे सपने एक पल में टूट गए। वो फूट फूट कर रोने लगी। अब उसके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कपड़े, न रोटी, न छत। अब वो पूरी तरह से गरीब हो चुकी थी। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? इज्जत न सही, कम से कम पहले सर पर एक छत तो थी। वो रोने लगी। चलते चलते वो मंदिर की ओर चली गई और वहीं सीढ़ियों पर कुछ भिखारियों के पास जाकर बैठ गई। आते जाते लोग उसे प्रसाद और फल देकर जाने लगे। ऐसे 10 दिन बीत गए। वो सिर्फ फल और प्रसाद ही खाकर पेट भर लेती। अब तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोग उसे देखते ही भगा देते। कोई उसे काम नहीं देता। गंदे बदबूदार कपड़े और बाल बिखरे हुए वो भिखारियों वाली जिंदगी जीने लगी। मंदिर में जो भी आता वो उसे प्रसाद और फल के अलावा कुछ नहीं देता। सब्जी रोटी खाने के लिए तो जैसे वो तरस ही गई थी। वो ढाबे पर जाकर कुछ खाने को मांगती तो लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। कितने दिन हो गए साहब, मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई, मुझे रोटी सब्जी दे दो ना साहब। ए चल जा यहाँ से, हमने ये ढाबा तुम भिखारियों के लिए नहीं खोल रखा, बल्कि धंधा करने के लिए खोला, समझी? ऐसे ही समय बीता। एक रोज वो कूड़ेदान में से रोटी सब्जी तलाशने लगी, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है और इस कूड़े में से क्या ढूंढ रही है? मुझे रोटी सब्जी खानी है, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे रोटी सब्जी खाने को देती हूँ। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर ले गई और उसे रोटी सब्जी खाने को दी। उसे खाते ही श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पहले उसके पास कितने पैसे और गहने थे, लेकिन आज हालत ये हो गई कि वो भीख मांगकर गुजारा कर रही थी।
भगवान करे उस अंकुर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिले। उसने एक लड़की का दिल दुखाया है, ये हाय है मेरी उसे। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आई कि एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो और कोई नहीं बल्कि अंकुर था। ये देख श्वेता बहुत खुश हुई। क्या बात है बेटी, बड़ी खुश लग रही है। फिर उसने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। अच्छा हुआ, उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। बेटी तू अब से मेरे साथ ही रह, मुझ बुढ़िया का भी कोई सहारा नहीं है। मैं गरीब यही रोटी सब्जी का ठेला लगाती हूँ, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। ये सुनकर श्वेता बहुत खुश हुई। फिर दोनों मिलकर साथ में रोटी सब्जी बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर बेचते। कुछ दिन बाद बूढ़ी अम्मा की तबीयत खराब हुई तो श्वेता अकेले ही सब्जी रोटी बनाकर ठेले पर बेचने लगी। उसके हाथ की सब्जी रोटी सबको बड़ी पसंद आई और अब उसका ठेला काफी अच्छा चलने लगा। उसने बूढ़ी अम्मा का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, जिससे वो जल्दी ठीक हो गई। लेकिन अब श्वेता ने उन्हें गले पर बिठा दिया और अकेली ने सारा ठेला संभाल लिया। दिन पर दिन वो दोनों तरक्की करती गई और एक रोज उन्होंने खुद का बड़ा घर खरीद लिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने खुद की दुकान खोल ली। अब सब श्वेता की खूब इज्जत करते और उसे खूब प्यार सम्मान देते। श्वेता अब अपनी इस नई जिंदगी में बेहद खुश थी। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गाँव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू, कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है। फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है कि देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है तब से हमारा धंधा चौपट हो गया है। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाले को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए हैं, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा।
अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहाँ वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुँच जाती थी, अब उसे वहाँ पहुँचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुँचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना, उन्हीं को गरम कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयाँ, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहाँ गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहाँ और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई बड़े बड़े घरों की महिलाएं भी शामिल हैं जिन्होंने कई महंगी महंगी और नई डिशें बनाई हैं, लेकिन जो स्वाद तुम्हारे हाथों के आलू के पराठों में है वो कहीं भी नहीं। इसीलिए इस प्रतियोगिता को तुम जीत गई हो, साथ में 10 लाख का इनाम भी। ये सुनकर गुंजन बहुत खुश होती है। अब वो उन पैसों से एक पक्का घर बनवाती है, साथ ही गांव के बाजार में अपना एक ढाबा खोल लेती है और उसमें आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है, जिससे उसकी खूब कमाई होती है और अब वो अमीर हो जाती है। अब गुंजन की गरीबी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी अपना ढाबा चलाती है।